बैक टू योर फेवरेट चैनल संकल्प भारत। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर विच इज द सेल, द यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें क्या है, हम तो किसी भी बुक से पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। इस पीवाईक्यू का एजेंडा ये है कि आपको ये देखना है कि किस प्रकार के सवाल आपके एग्जामिनेशन में सेल से पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता चल रहा है, या पता चल जाएगा जैसे ही पेपर आपके हाथ में आएगा, कि इस बार जो पेपर का पैटर्न है, उस पेपर के पैटर्न में आपको मैच द कॉलम और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनके नंबर बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको याद से ज़रूर से लगाना है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि किस प्रकार के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। आप भरसक प्रयास कर लीजिए, आप दुनिया की हर किताब को सॉल्व कर लीजिए, पर जब तक आप पहले से आए हुए पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे, आप आने वाले पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सत्य है, आप चाहे कोई माने या ना माने। चलिए, बिना किसी देरी के थोड़े ही समय में हम आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। धीरे धीरे करके हम पूरी बायोलॉजी के हर चैप्टर के पीवाईक्यू कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आज जितने सवाल भी इसके अंदर हैं, उसमें से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन प्रीवियस ईयर्स में ऐसा कोई सेल का क्वेश्चन नहीं आया जो आपने पढ़ा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो आपकी स्क्रीन पे कहाँ गया, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो चलो बेटा आ जाओ। इसमें देखना है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा चश्मा लगा लूँ, नहीं तो पता चला सूरदास हो ही गई हूँ मैं, दिखता तो है ही नहीं मुझे, मतलब दिखता है यार, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की है। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो राजा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, एलिमिनेशन टेक्निक, जब हम देखो यार ये तो सेल है ना, सेल जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसके सवाल हर बच्चे को बन ही जाते हैं, क्योंकि वो 9th क्लास से पढ़ता है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बेसिक तो नहीं है पर बेसिक चैप्टर हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, तो इसकी भूमिका हमें पता है। अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है जो हमें बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे मैम? तो एलिमिनेशन टेक्निक करेंगे। ठीक है, हम एलिमिनेट करेंगे कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, फिर जो बचेगा वही वाला आपका राइट आंसर है। चलिए, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, Na+K+ आयन मूव अक्रॉस बाय द सेल मेम्ब्रेन बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। बताइए क्या हम सोडियम को पैसिव ट्रांसपोर्ट से मूव कर सकते हैं? जी नहीं, इसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं हमारे पास, जो कि ATP का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट होते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा सोडियम पोटेशियम पास होता है, जिसमें ATP को खर्च करना होता है। तो पैसिव से तो आप मूव नहीं कर पाओगे। पैसिव से आप क्या मूव कर पाते हो? पैसिव से आप मूव कर पाते हो थोड़ा बहुत पानी और गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन मेकअप 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बताइए क्या प्रोटीन लिपिड बायलेयर मॉडल कह रहे हो और 60 to 70% प्रोटीन बोलोगे? बिल्कुल नहीं। तो 60 to 70% प्रोटीन बिल्कुल नहीं। लिपिड्स आर अरेंज इन अ बायलेयर विद द पोलर हेड्स इनर पार्ट। अब इसके हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से आपके लिपिड का अरेंजमेंट ऐसा होता है, क्योंकि हेड जो है वो है पोलर, हेड जो है पोलर, और वो बोल रहा है कि क्या वो इनर साइड में होता है, ऐसा तो फिर आपका अरेंजमेंट ये होगा। जी नहीं, आपका अरेंजमेंट ऐसा होता है। जो पोलर हेड होते हैं वो हमेशा बाहर की ओर होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, नॉन पोलर टेल होती है, वो हमेशा अंदर की ओर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, 3 गलत हो गए। अब देखो, हमने इसमें एलिमिनेशन, हालांकि हमें पता था कि क्या है, पर इस क्वेश्चन में हमने बेटा जी एलिमिनेशन टेक्निक की। कौन सी टेक्निक की? एलिमिनेशन टेक्निक की। और इससे हमको ये पता चला कि भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। समझ में आई बात? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। जब आप अपनी आंखें फाड़कर किसी भी सेल मेम्ब्रेन को ऊपर से देखते हैं, तो वो उसका जो लिपिड होता है वो इस तरीके से, उस पर क्या दिखेगा, ऐसा ऐसा चलता हुआ दिखाई देगा। उस पर प्रोटीन लेटरल डायरेक्शन में आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। समझ में आई बात? तो लिपिड के ऊपर लेटरल डायरेक्शन में प्रोटीन तैरते हुए दिखाई देते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आ जाइए भाई। नेक्स्ट इज, बताओ जल्दी से, व्हाट इज ट्रू अबाउट द राइबोसोम? राइबोसोम से ऐसा कभी नहीं होता कि सवाल ना आए। व्हाट इज ट्रू अबाउट द राइबोसोम? राइबोसोम
द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S where the S stand for the sedimentation coefficient। ये तो ठीक है कि S stand for the सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये बिल्कुल पक्की पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एस यूनिट है, इसे ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पर बेटा प्रोकैरियोटिक में ये क्या बवासीर है भाई, प्रोकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बना होता है। या दीज आर ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, नो, राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं और मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है। दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंट्रॉन्स ऑफ द सम आरएनए, नहीं 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 नहीं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए नहीं होता है इसमें, समझ में आ गई बात। तो भाई बचा क्या कि ये आरएनए एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। आप लोगों को पता है इंट्रॉन और एक्सॉन क्या होता है? इंट्रॉन और एक्सॉन क्या होता है? आपके न्यूक्लिक एसिड के जो बीच बीच का पार्ट होता है, जो हमारे काम का नहीं होता, उसे इंट्रॉन कहते हैं। जो काम का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। फिर हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हम उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में जो आरएनए होता है उसका इंट्रॉन पार्ट काट देते हैं, बचता है एक्सॉन, और एक्सॉन को हम जोड़ देते हैं। वो ऐसा कुछ आपके आरएनए में, फिलहाल आरएनए वाले जो है राइबोसोमल आरएनए में नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब ये बहुत ऊपर की बात थी, तो अगर आपको ये याद नहीं भी रहे तो भी ठीक है यार, अभी अपन पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो घबराने की जरूरत नहीं कि मैम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है, इट्स ओके, इट्स फाइन। हमें चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, तीसरा तो हमें सही मिल ही गया था ना यार। चलो, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, कहाँ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है? याद करना, ये आपका पूरा क्या है बच्चों? डीएनए। कहीं कहीं पर डीएनए बहुत ज़्यादा पैक्ड और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, कहीं कहीं पर आपका डीएनए बहुत ज़्यादा पैक्ड और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, मतलब ऐसे जाल जैसा दिखाई देता है। जहाँ पर ये डेंस डीएनए होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं मेरे राजकुमार और राजकुमारियों? इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये एक्टिवली आरएनए सिंथेसाइज करता है, समझे? ये एक्टिवली मेनली कौन सा आरएनए सिंथेसाइज करता है? ये आरएनए लिख दो, एक्टिवली आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो ये पार्ट जो कि मेम्ब्रेनलेस है, जहाँ पे डेंस डीएनए है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर है? इसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोलस। समझ में आ गई बात? द डेंस पार्ट ऑफ द डीएनए विच कंटेन सो मच अमाउंट ऑफ डीएनए, बहुत डेंस होता है, यहाँ पे बहुत टाइटली पैक्ड होता है, और यहाँ से आरएनए सिंथेसाइज होता है। समझ में आई बात? मेनली कौन सा आरएनए सिंथेसाइज होता है? आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स दिए हैं, इसमें बताना है कौन सही है। चलो भाई पढ़ो। राइबोसोम, दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर। क्लोरोप्लास्ट के पास 80S होता है। ओहो हो, पढ़ा है? याद करो वो दुनिया, या याद करो वो दिन जब आपको पढ़ाया गया था कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, है ना, बहुत पहले, है ना, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होती है, बहुत पहले ये एक एज अ प्रोकैरियोट बिहेव करते थे। बाद में एक बड़ी सी सेल आई और उसने बोला हा 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 हा, और उसने उसको खा लिया। समझ में आई बात? वो किसको खा लिया? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला तुम मुझे मत डाइजेस्ट करो, मैं तुमको एनर्जी बना के दूंगा, ठीक है। तो बोला चलो ठीक है, अब हम क्लोरोप्लास्ट को डाइजेस्ट कर देता हूँ, चलो तू बच जा, तू मेरे लिए एनर्जी बनाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट ने बोला ये कौन सा 30 मार खाने, ये एनर्जी बनाएगा कैसे अगर मैं इसको ग्लूकोज बना के नहीं दूंगा? तो भाई एक बड़ी सेल ने जिसने 2 छोटी छोटी सेल्स को निगल लिया, है ना, वो कहलाई यूकैरियोटिक सेल। और ये जो पिद्दू पिद्दू सी सेल हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो बाद में चल के कहलाए सेल ऑर्गेनल। तो आपकी बड़ी वाली सेल में कौन सा राइबोसोम होगा? 80S, जबकि इन पिद्दुओं सेल के पास खुद का राइबोसोम होगा जो कि होगा 70S। क्लियर है? तो ये कहलाती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है। तो कभी भी क्लोरोप्लास्ट के पास 80S राइबोसोम नहीं होता, 70S राइबोसोम होता है। लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट द pH ऑफ 8.5। ना बताओ, लाइसोसोम के पास कैसे pH होते हैं? एसिडिक pH होते हैं। एसिडिक pH पे तो ये सारे काम करते हैं इनके एंजाइम्स, ठीक है। थाइलेकॉइड, फ्लैटेड मेम्ब्रेन सेक्स फॉर्मिंग द ग्रैन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यही बात बिल्कुल सही है। तो आपके क्लोरोप्लास्ट में छोटू छोटू ऐसे सिक्के लाइक अरेंजमेंट पाए जाते हैं,
जो कि इस फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ग्रैना। और इसमें से एक को उठा के कह लोगे थैलाकॉइड, थैला, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चे, छोटे छोटे से क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। समझ में आई बात? क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। बहुत बढ़िया सवाल। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, बताओ भाई कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, बताओ जल्दी से, कौन है वो जो सपनों में आया, बताइए जल्दी से। तो ये जो है आपका ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल जो होता है बच्चों, वो है आपका राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ होता है लल्ला, बताना जरा, राइबोसोम कहाँ होता है? ये राइबोसोम होता है विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विद इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। किसके अंदर पाया जाता है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुमको पता है बायोलॉजी के P/Q और बाकी सब्जेक्ट्स के P/Q में क्या अंतर है? बायोलॉजी की P/Q में ज्यादा दिमाग नहीं खपाना, बायोलॉजी के कंसेप्ट सीखने में ज्यादा दिमाग खपाना होता है। जब क्वेश्चन आते ना ऐसे सॉल्व होते हैं, समझ में आई बात? तो बायोलॉजी सॉल्व करने में बहुत आसान होती है, बायोलॉजी के कंसेप्ट सीखने में आपको टाइम लग सकता है क्योंकि थ्योरी होती है, उसे छोटा करने में टाइम लगता है। जब क्वेश्चन आता है तो भाई ऐसा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पीछे हो जाते हैं, नंबर 1 पे बायोलॉजी आता है और हर बच्चा बायो का सबसे पहले बायो के सवाल सॉल्व करता है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जल्दी। नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ मेजर रोल। क्या करता है भाई? गोल्गी बोलता है कि एंडोप्लाज्मिक, आप लोगों को याद होगा कि भाई न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन से क्या बाइंड रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड रहता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाया, अरे भैया पेन आ जा, तू क्या दिक्कत है तुझे, है ना। तो इसके नीचे पाया जाता है बच्चों, नीचे है ना, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे पास है ईआर, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है आपका गोल्गी बॉडी। दिस इज द गोल्गी बॉडी, ठीक है, दिस इज द गोल्गी बॉडी। अब बेटा यहाँ से दूल्हे राजा निकले, दूल्हे राजा कौन है? दूल्हे राजा मान लो है प्रोटीन, ठीक है। यहाँ से दूल्हे राजा प्रोटीन यहाँ से पैक होकर यहाँ दे दिए गए, ठीक है। यहाँ से दूल्हे राजा पैक होकर निकले और यहाँ दे दिए गए। अब दूल्हा कितना भी स्मार्ट लगे पर उसके सहरे पे कलगी, अब तुम डोंट से की कलगी क्या होती है? अरे यहाँ पे सहरे पे ऐसे करके नहीं लगा देते, ठीक है, तो अब वो नहीं लगेगी तो कैसा सुंदर लगेगा दूल्हा। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है? इन प्रोटीन्स के ऊपर इन्हें सजा देता है थोड़ा सा, ठीक है। इन्हें क्या कर देता है बेटा जी? थोड़ा सा सजा वजा देता है। तो ये प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, लिपिड को मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफिकेशन का काम गोल्गी बॉडी का होता है। समझ में आई बात? ट्रैपिंग द, अरे लाइट एनर्जी कहाँ से ट्रैप करने लगे? नहीं, ठीक है। डाइजेस्ट द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, नहीं, ये तो लाइसोसोम करता है। एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गन, नहीं, ये करता है पोस्ट ट्रांसलेशनल। पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो? ट्रांसलेशन से क्या बनाते हो बेटा? डीएनए से आरएनए बनाना तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाना तो ट्रांसलेशन, ठीक है। अब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन मतलब जो भी प्रोटीन आपने यहाँ बनाया है ईआर में वो जाएगा गोल्गी बॉडी के पास। उसके बाद इसका होगा ग्लाइकोसाइडेशन। क्या होता है ग्लाइकोसाइडेशन? ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, लिपिड में ग्लूकोज लगा लो, लिपिड में प्रोटीन लगा लो, या प्रोटीन में ग्लूकोज लगा लो। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब है कि अगर आप ग्लूकोज लगा रहे हो, कहाँ? अगर आप ग्लूकोज लगा रहे हो लिपिड में, ठीक है, लिपिड कहाँ से बना लिया आपने? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर आप ग्लूकोज लगा रहे हो कहाँ पर? प्रोटीन में, तो ये भी कौन करता है? ये भी करता है आपका गोल्गी बॉडी। तो ये है ग्लाइकोसाइडेशन, ये है ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये दोनों काम हमारा गोल्गी बॉडी करने का करता है, सीधी बात। तो ये तैयार दूल्हे को फाइनल टच देने का काम जो है गोल्गी बॉडी का है। अगला देखें, नेक्स्ट इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अभी पढ़ा हम लोगों ने भाई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितने भी स्टीरॉइड्स हार्मोन होते हैं वो भी आपका कौन बनाता है? ये हमारे भाई साहब जिनका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद, हाय रब्बा रुक जाओ जरा, देखो यार माइक, अरे यार एक तो समस्या ये है ना, किसी दिन भरी लाइव क्लास में अगर मैं तुम्हारे सामने मुंह के बल गिर जाऊँ, मेरे सारे दांत टूट जाएं, मैं बिना दांत के ही करने लगूँ, तो घबराना मत, क्योंकि किसी दिन भी मैं यहाँ गिर सकती हूँ, ठीक है।
अब यही जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी के जस्ट बाद पाई जाती है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो राइबोसोम्स होते हैं, ये स्मूथ होती है, स्मूथ में कोई राइबोसोम नहीं होते और ये लिपिड बनाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organelles in the figure correctly matches with the function? ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज से जोड़ना है प्रोटीन को, कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। गोल्गी अपैरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या बताना है हमको? करेक्टली मैचेस विद द फंक्शन। अच्छा, इसमें ए बी वाला ऑप्शन होगा, रुको जरा देखें। ठीक है, अच्छा, गोल्गी अपैरेटस फॉर्मिंग ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स सही है, पर मोर परफेक्ट क्या है? ये वाला है। ठीक है, मोर परफेक्ट क्या है? किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करता गोल्गी बॉडी ही है, सीधी बात ये है, पर मोर परफेक्ट आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है हमारे लिए कि भाई डायग्राम के हिसाब से बताओ, तुम मुझे बताओ कि ये गोल्गी अपैरेटस है क्या? ये क्या है बेटा? ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो गोल्गी अपैरेटस जो है वो ग्लाइकोलिपिड बनवाता है, पर यहाँ पर ये गोल्गी अपैरेटस है ही नहीं, समझे? तो गोल्गी अपैरेटस ग्लाइकोलिपिड बनवाता है, ये बात सही है, पर यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये सही है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, तो आपके लिए ये ऑप्शन जो है ये परफेक्टली राइट होगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट इज, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अगला क्वेश्चन जो है, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन अ वाटर। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन इज रेगुलेटेड, ओ माय गॉड, ये वर्ड तो इतना भयंकर है। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन अ वाटर। देखो सीधी सीधी बात है, आपकी सेल में कौन है ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करेगा? बताओ भाई। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, वैक्यूल, प्लास्टिड, राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने के काम करवाएंगे, प्लास्टिड जो है ये एनर्जी बनाने का काम करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनवाएगा, तो बचा क्या? वैक्यूल। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, इवन वो सॉल्यूट्स को स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल में एक ऑस्मोटिक बैलेंस रहता है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे ये आपकी सेल है ना बच्चों, जैसे मान लो ये तुम्हारी सेल है, सेल के अंदर ये तुम्हारा एक बड़ा सा वैक्यूल है। ठीक है, दिस इज बड़ा सा वैक्यूल। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से कान खोल के सुनना। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आयन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ आपके साइटोप्लाज्म में उस आयन की कमी है, उसके बावजूद वैक्यूल में वो आयन जो है वो कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट होता रहता है एटीपी खर्च कर करके, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाओगे तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। उसके बावजूद वैक्यूल ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो है एनर्जी खर्च करके अब बाहर के आयन्स को अपने अंदर बुला लेता है, ताकि सेल में किसी भी आयन जो है वो ज़्यादा कम ना हो, पानी ज़्यादा कम ना हो, ये सारे काम जो है वैक्यूल स्टोर कर लेता है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब पानी और सॉल्यूट का बैलेंस करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मेनली पानी का बैलेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई मैचिंग करें, आ जाओ भाई, है ना, चलो 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 चलो। सेंट्रियोल किस में पाए जाते हैं? बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। याद रखना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, सीलिया एंड फ्लैजिला के बेस पर होती है बेसल बॉडी और उसमें पाए जाते हैं सेंट्रियोल। कौन सा अरेंजमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सीलिया फ्लैजिला में कौन सा अरेंजमेंट होता है और बेसल बॉडी में कौन सा अरेंजमेंट होता है, क्योंकि बेसल बॉडी में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, चलो। ओह बच्चों, मुझे बहुत रोना आ रहा है। ठीक है भाई, सेंट्रियोल जो होता है उसमें बेसल बॉडी, सेंट्रियोल किस में होता है? बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला में। ठीक है, याद है तुम्हें कि नहीं है? मान लो ये हमने फ्लैजिला बनाया, ये इसकी मान लो बेसल बॉडी है, बेसल रेड कलर दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर पाया जाता है आपका सेंट्रियोल। कौन सा अरेंजमेंट है बताओ। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? इसमें थैलाकॉइड होता है। क्रिस्टी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। ठीक है, और राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है। बहुत पहले या अभी भी जब आप पढ़ेंगे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, वहाँ पर ये मानेंगे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस एक थ्योरी है जिसमें ये बोला गया है कि बहुत समय पहले हम आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते थे। समझे तुम? बहुत पहले हम आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया है 4, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया।
सेकंड का हो गया है 2, सेकंड का हो गया है 2, राइट आंसर है ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। बहुत ही झंडू सा क्वेश्चन है। तुम्हारे बॉडी में सेंट्रोजोम, राइबोसोम, इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, इतना याद रखो। तो वैक्यूल के ऊपर होती है, लाइसोसोम के ऊपर होती है, मिसोसोम खुद ही मेम्ब्रेनस फोल्ड है। तो भाई देखो ऐसा है कि राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये नेकेड सेल ऑर्गेनल होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन। अब बताओ भाई, इनको छोड़ के सारे ही हैं। जहाँ जहाँ राइबोसोम है ऊ को हटा दो भाई, राइबोसोम हटाओ, है ना, राइबोसोम हटाओ, तो बचा है आपका लाइसोसोम, गोल्गी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास होती है भाई, सीधी बात है। ठीक है, इन दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन है, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, चलो मैच द कॉलम देखना है। थाइलाकॉइड, थाइला हुआ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड क्या है? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा। बेटा ये क्या बाबा सिर है मैम, स्ट्रोमा क्या होता है मैम? चलो रे देखो आ जाओ। सो स्ट्रोमा क्या होता है, देखो ध्यान से, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये होता है डबल मेम्ब्रेन। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में हमें इस तरीके से सैक लाइक अरेंजमेंट दिखाई देंगे। इन सैक लाइक अरेंजमेंट को हम कहते हैं ग्रैना। ठीक है, ई को क्या कहते हैं राजा? ई को कहते हैं ग्रैना। ठीक है, समझ में आई बात? देखो यार यहाँ पे ना कंसेप्ट नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, यहाँ पे PYQ करा रही हूँ। मेरे बोलने से पहले PYQ का आंसर आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए। ग्रैना इज द ग्रुप ऑफ, ग्रैना किसका ग्रुप है बेटा? ग्रैना इज द ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड। समझ में आई बात? ग्रैना किसका ग्रुप है? ग्रैना थाइलाकॉइड का ग्रुप है। ठीक है, किसका ग्रुप है? ग्रैना थाइलाकॉइड का ग्रुप होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं? इसके ऊपर क्लोरोफिल होता है। इसके ऊपर क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टी क्या होती है? इन फोल्डिंग, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टी कहाँ गया? इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी क्या है बेटा? तुम लोगों ने गोल्गी बॉडी में ये जो सैक देखे थे, गोल्गी बॉडी में तुम लोगों ने सैक देखे थे कि नहीं? सैक मतलब एक ऐसा सैक, अरे यार तुम लोगों ने देखा था ना गोल्गी बॉडी में एक ऐसा था फिर दूसरा ऐसा था। तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी में डिस्क शेप के जो सैक होते हैं उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन कुछ नहीं है, डीएनए अगर आपका ऊन के गोले जैसा है तो इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, ओके, क्रोमैटिन जो डीएनए फैला हुआ है उसको हम कंडेंस कर देते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट का है 3, ये गया। ठीक है, सेकंड का क्या है बच्चों? बताओ जल्दी से, सेकंड का क्या है लल्ला? सेकंड का है 3, सेकंड का भी है 3, सेकंड का 3, एक सेकंड, सेकंड का 4 है, सेकंड का 4 है, सेकंड का 4 है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। थर्ड का है 1, थर्ड का है 1, तो कौन सा बचा? थर्ड का है 1, ये भी गया। थर्ड का है 1, तो राइट आंसर इज द बी। ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा है? बताओ जल्दी से, कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं? एंथोसाइनिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट जो वैक्यूल्स में स्टोर रहते हैं बेटा जी, एंथोसाइनिन। बाकी ये जो होता है कैरोटीनॉइड, ये लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन? ये मेम्ब्रेन वाले सवाल बहुत आ रहे हैं यार, है ना, देख लेना तुम लोग। मेम्ब्रेन वाले सवाल जो है वो भर भर के पूछे गए हैं। किसी बच्चे को जो मेम्ब्रेन वाले सवाल नहीं आते हैं वो फिर से चैप्टर को रिवाइज करे बेटा, और वो फिर से, ठीक है, फिर से चैप्टर को रिवाइज करे जितना वो कर सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन वाले सवाल तो आएंगे। सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, कौन से जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन? बताओ भाई। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल? जी हाँ। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। ठीक है, क्यों था? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। Formed by the division of pre-existing cell organelle and they contain DNA but lack protein synthesis machinery. Which of the following option is correct? बताओ जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, इनके पास खुद के राइबोसोम होते हैं। जी हाँ मैम, खुद के राइबोसोम होते हैं, तो ये सेमी ऑटोनॉमस तो हो गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इनके पास खुद के डीएनए है, पर इनके पास खुद की डीएनए की मशीनरी नहीं होती। ठीक है, खुद की मशीनरी नहीं होती। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये खुद का डीएनए है, इनके पास खुद के राइबोसोम है और ये खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, पर स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा क्या है बच्चों? फॉल्स है। एम आई क्लियर टू यू एवरीबडी?
तो इनके पास खुद का राइबोसोम है, खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनके पास प्रोटीन मशीनरी नहीं है, खुद का बना सकते हैं। वो बात अलग है कि कंट्रोल न्यूक्लियस का है इसमें, पर बना ये खुद कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्स्टिट्यूट, क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल? बताओ माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, बोलिए। पढ़ा है आप लोगों ने, साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल एक पार्ट था। बताइए माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो बताइए क्या बनाते हैं? सेंट्रियोल, सीलिया, स्पिंडल फाइबर। जी हाँ, क्रोमेटिन नहीं बनाते। मुझे आंसर मिल चुका, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में साइटोस्केलेटन का क्या काम है? मेरी बॉडी में हड्डियों का क्या काम है? शेप देना। मेरी बॉडी में मसल्स का क्या काम है? मोटिलिटी देना। यहाँ पर साइटोस्केलेटन का भी काम वही है। किसी बैक्टीरिया सेल को या किसी भी सेल को जिसके अंदर फ्लैजिला है, ठीक है, तुम्हारे बॉडी में है नहीं फ्लैजिला स्पर्म के पास, तुम्हारे मतलब लड़कियों के पास नहीं, लड़कों के पास स्पर्म्स जो होते हैं उनके पास क्या पाया जाता है? टेल पाई जाती है, वहां पर भी सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल में कौन सा अरेंजमेंट है? कमेंट सेक्शन में पूछ रही हूं मैं, बताओ जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई, अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बताओ भाई। तुम्हारे सेल में सिर्फ एक ही पार्ट है बच्चों जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होता है, और उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम आपके आजू बाजू कोई सेल ऑर्गेनेल डेड हो जाए, मर जाए, घट जाए, कुछ भी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उसके साथ कुछ भी हो जाए, तो उसकी जो डेड बॉडी होती है ऊपर डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारे पास जो काम है वो है आपके पास लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पानी का इस्तेमाल करके, पानी पिला पिला के मारेंगे सबको, समझ में आई बात? धो धो के मारेंगे, समझ में आई बात? तो ये क्या करते हैं बच्चों? ये किसी भी डैमेज पार्ट को डाइजेस्ट करने का काम इनका होता है, इसलिए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी ये कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ओ माय गॉड, एनिमल सेल के पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल थोड़ी है। वैक्यूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे तो नहीं होता, पर अगर है भी तो बहुत छोटे, बहुत पिंचू पिंचू से होते हैं। ठीक है, गैस वैक्यूल ग्रीन मेटेरियल सेल में, जी हाँ, पाया जाता है। प्रोटिस्ट यूकैरियोट है, जी हाँ। मिथेनोजेंस जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स है, बिल्कुल, क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell organelle responsible for the extracting energy from the carbohydrate in the form of ATP? बताइए कौन है वो सेल ऑर्गेनेल जो आपकी बॉडी में बचपन से, मतलब कोई नॉन बायोलॉजी वाला स्टूडेंट भी होगा ना, तो उससे पूछो कि अरे तुमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि बायोलॉजी में तुमने क्या पढ़ा है, तो वो तुम्हें पता क्या आंसर देगा? माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल। जिसको बायोलॉजी कुछ नहीं आती उसे भी ये पता है ना? पावर हाउस ऑफ सेल मतलब वो क्या बनाता है? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है अब ग्लूकोज को तोड़ने से, और ग्लूकोज को पूरा पूरा तोड़ने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ठीक है, उससे एटीपी बनती है। अगला क्वेश्चन, कितने लल्लू झंडू सवाल आए ना, है ना? तुमको आंख खोलने की भी जरूरत नहीं, तुम तो आंख बंद करके भी टिक कर सकते हो। इसका आंसर ये है। ठीक है, द गोल्गी अपैरेटस पार्टिसिपेट्स इन, बताइए जल्दी से, गोल्गी अपैरेटस किस में पार्टिसिपेट करता है? जल्दी से बताओ, किस में पार्टिसिपेट करता है? बोलो बोलो बोलो, किस चीज में पार्टिसिपेट करता है? गोल्गी अपैरेटस पार्टिसिपेट्स इन। अच्छा, वहां पर हम लोगों को सवाल था ना कि ग्लाइको कुछ ऐसा ना, ग्लाइकोप्रोटीन, तो वो मॉडिफाई करते हैं प्रोटीन को। फॉर्मेशन तो प्रोटीन का हो चुका था, वो सिर्फ मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन व्हाट? बताओ। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया फॉर्म द सिक्रीटरी वेसिकल। आय हाय, ये क्या है? ये क्या है? देखो, गोल्गी बॉडी में जो भी प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, मान लो हम लोगों के पास यहाँ से ये प्रोटीन आया। कहाँ से आ रहा है ये प्रोटीन? कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है बताओ? कहाँ से आ रहा है? बांग्लादेश से आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ठीक है, अब देखो भाई, इस प्रोटीन को हम लोगों ने पैक कर दिया। इस प्रोटीन को हम लोगों ने पैक कर दिया बेटा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से प्रोटीन को पैक कर दिया। ठीक है, पैक कर दिया। प्रोटीन में जो कुछ भी आपको करना है, ग्लाइकोसाइडेशन कर दो। ठीक है, जो करना है आपको कर दो। ठीक है, वैसे प्रोटीन में ग्लाइकोसाइडेशन का लिपिड प्लस ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने किया ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे से वैसिकल पैक होकर बाहर निकल गए। तो इस तरीके से छोटे छोटे वैसिकल्स जो हैं वो पैक होकर बाहर निकल गए। छोटे छोटे से वैसिकल इस तरीके से पैक होकर बाहर निकल गए, और इनके अंदर जो है वो आपका ये प्रोटीन भरा हुआ है, जो भी मॉडिफाई हुआ होगा। तो ये जो वैसिकल निकल रहे हैं, इन्हें ही हम कहते हैं सिक्रीटरी वैसिकल। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा जी? इन्हें हम कहते हैं सिक्रीटरी वैसिकल, जो गोल्गी बॉडी बनाता है। सिक्रीटरी वैसिकल मतलब गोल गोल से कटोरियाँ निकल रही है जिसके अंदर प्रोटीन मॉडिफाइड वाला पैक है या लिपिड मॉडिफाइड वाली पैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस?
न्यूक्लियोलस ना बड़ा ही फेवरेट सवाल है, आई डोंट नो व्हाई नीट का, ठीक है। राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर सवाल हैं, मुझे नहीं पता है आज तक कि क्यों हैं, बट हैं, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए बच्चों। इट इज़ अ वेरी 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 पॉपुलर सवाल, तो भाई सीधी बात है कि आपको याद होना चाहिए। अब आपका मन हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है? स्पिंडल फॉर्मेशन? नहीं। ये मेम्ब्रेन बाउंड है? नहीं। लार्ज न्यूक्लियर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल? नहीं, ठीक है। इट इज साइट फॉर द एक्टिव आरएनए राइबोसोमल सिंथेसिस, ठीक है। मेनली आरएनए, आरएनए में भी कौन सा? आरएनए सिंथेसाइज करता है, ठीक है, करता सब है पर मेनली आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स बॉडी कहाँ पड़ा है? नीजल्स बॉडी कहाँ है? नीजल्स बॉडी जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का जो हेड है, हेड मतलब जो सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है ना, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से नीजल ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। समझ में आई प्यारे बच्चों बात? नीजल ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, की के बने होते हैं, बताओ जल्दी से किसके बने होते हैं? ये जो नीजल ग्रैन्यूल बने हुए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना 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 ना, डीएनए आरएनए ना ना ना, प्रोटीन लिपिड ना ना ना, राइबोसोम एंड द आरईआर, राइबोसोम एंड आरईआर के बने होते हैं नीजल ग्रैन्यूल, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बताओ भाई, क्या इवेंट जो है वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता? बताओ जल्दी से, क्या नहीं होता? बोलो जल्दी से, क्या नहीं कर सकते हैं आप? बोलो 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 बोलो, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर देना है। हाँ जी भाई, तो जवाब दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कौन सा इवेंट नहीं होता है? तो क्लीवेज ऑफ द सिग्नल पेप्टाइड बिल्कुल होता है, क्योंकि सिग्नल पेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस करना है ना बेटा, तो प्रोटीन सिंथेसिस करने का सिग्नल क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड एंड मेकिंग प्रोटोन, ये पेप्टाइड से प्रोटीन बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, तो ये तो होता है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन ये भी होगा, प्रोटीन फोल्डिंग ये भी होगी, तो क्या चीज़ नहीं होती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? वो है ये। तो ये कहाँ होता है? फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों? तो फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में हो जाती है, हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीधे निकाल के उससे फॉस्फेट जोड़ लेते हैं, दिस इज द फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन, जो कि हम कर लेते हैं आपकी कहाँ से? जो कि हम कर सकते हैं साइटोप्लाज्मिक से, ठीक है। समझ में आ गई बात? दैट इज इट। तो ये होगा, ये इवेंट जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, ये बात आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होगी बच्चों। इज दिस क्लियर टू यू? फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस इज द इवेंट, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, ये आपको याद करना है, और ये 2018 का ही सवाल है, तो ये आप जितना अच्छे से याद करेंगे उतना आपके लिए, देखो लेटेस्ट वाले ज़्यादा आते हैं, ठीक है, लेटेस्ट वाले जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेसिकली असेंबली ऑफ प्रोटीन करने के लिए। सिग्नल पेप्टाइड जो होते हैं ये न्यूली, सिग्नल पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स क्या होता है? जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स होते हैं, तो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो बना रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं सही है? तो फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अच्छा ये देखो, जो ये होता है प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, ये ल्यूमेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहाँ होता है? ल्यूमेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ नहीं होती है? फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द सी। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी राइबोसोम में एसोसिएट विद अ सिंगल एमआरएनए, एक ही एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एक ही आरएनए से अगर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है, कहते हैं पॉली, ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। एम आई क्लियर टू यू एवरीबडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन द डीएनए? हाय हाय, बहुत अच्छा सवाल। न्यूक्लियस के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, क्लोरोप्लास्ट के पास है, इसके पास जितने बचे इनके पास कुछ नहीं है, कोई डीएनए वेने नहीं है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास है, लाइसोसोम और वैक्यूल के पास नहीं है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास तो होता ही है, ठीक है, होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बताओ रे, बताओ जल्दी से, कौन सा करेक्ट नहीं है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच, ये सही है। लाइसोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है, ठीक है। लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना
लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी बॉडी। ठीक है, देखो यार मेरी बात को ध्यान से समझना, कान खोलकर, दिमाग खोलकर, है ना, अपने पुर्जे खोलकर। ओके, जो गोल्गी बॉडी जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं राजा। ठीक है, इधर देखो, लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं बच्चों वो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। क्या एंजाइम प्रोटीन हो सकता है? जी हाँ, ये ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी एंजाइम जो है, हैंडराइटिंग पे मत जाना, लिखती मैं बहुत सुंदर हूँ। ठीक है, अभी वो क्या है पीपीटी में लिख रही हूँ। ठीक है, चलो, तो क्या होते हैं एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन कौन बना रहा है बेटा? ईआर बना रहा है। ईआर से कहाँ आओगे? गोल्गी। गोल्गी उसको पैक करके बाहर फेंक देगा। ये जो पैक करके वेसाइकल के फॉर्म में बाहर भेजा, यही है लाइसोसोम, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ द सब मेटासेंट्रिक। बेटा जी, सेंटर से थोड़ा ऊपर अगर आपका अगर सेंट्रोमियर चला गया, ठीक है, तो ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है, ये होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर चढ़ रहा है सेंटर से, इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। सेंटर पे रहे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक के और ऊपर चला जाए, वाह, यहाँ पे चला जाए, इट इज एक्रोसेंट्रिक। ये ऐसा हो जाए, बिल्कुल आर्मी ऊपर वाली गायब हो जाए, इट इज टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो पी आर्म एंड क्यू आर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। बेटा, है ना, सही मत बोल देना यार। पता नहीं पिछले कुछ सालों में, मतलब 1-2 सालों में, मैं हर बार ये बात करती हूँ, 2 सालों में क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट बेस्ड इनकरेक्ट वाले ऑप्शन जो हैं वो ज्यादा आने लगे, है ना, और लोगों को ये लगा ओ माय गॉड, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, ये कैसे आ गया। ठीक है, बहुत छाती चीरते हो तुम, पर अब ऐसा ही होता है। अगर सीधे उससे आने लगा तो बेटा पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर आप त्याग दीजिए पढ़ाई। ठीक है, अगर इतना ही आसान होता ना नीट निकालना, तो हर कोई निकाल के डॉक्टर बन जाता। और फिर भी सोचो, ब्यूटी ऑफ द एग्जामिनेशन, हम कम करते जा रहे, पर फिर भी साला एग्जामिनेशन जो है इतना टफ आ रहा है, क्योंकि अब जो हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ा दिए, कंटेंट सेम है, पढ़ता वही बच्चा सब है। कौन सा ऐसा बच्चा जो नीट में अलग अलग क्वेश्चन, मतलब अलग अलग सिलेबस पढ़ता है? भाई सबको पता है कि बायो का जो क्वेश्चन पेपर है वो एनसीईआरटी से आने वाला है, सबको पता है, पर फिर भी हर बच्चा 360 क्यों नहीं ला पा रहा है, 720 क्यों नहीं ला पा रहा है? क्योंकि एवरीबडी नोज कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है उनकी जो डिफिकल्टी है वो बढ़ा दोगे, है ना। आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी ना पूछी जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा उस समय कि हे भगवान, मैं अपना सर चीर लूँ, ये कहाँ से आया, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस समय वो आपसे पूछ रहा होगा इनकरेक्ट, आप सोच रहे होंगे करेक्ट, और वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से टिक कर दोगे, पर वो तो पूछ रहा था इनकरेक्ट। और फिर घर आके बोलोगे हे मम्मी हमने तो जानबूझ के गलत कर दिया, फिर मम्मी बोलेगी चले घूसा खा ले, फिर तो उल्टी कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये वाला। चलिए, इनकरेक्ट देखना है हम लोगों को। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इनटू द आउटर मेम्ब्रेन, कभी नहीं, यही राइट ऑप्शन है। हमेशा याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, और इस फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टा। ठीक है, दिस फोल्डिंग इज कॉल्ड एज क्रिस्टा। ठीक है, और इस फोल्डिंग के अंदर जो लगे होते हैं, यहाँ लगे होते हैं एंजाइम्स। क्या लगे होते हैं राजा? यहाँ लगे होते हैं एंजाइम्स या लगे होते हैं प्रोटीन्स। क्या लगे होते हैं? एंजाइम्स या प्रोटीन्स, और यही प्रोटीन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इंक्लूजन बॉडीज। बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब हमारे अंदर तो भाई प्लास्टिड्स हैं, हमारे अंदर वैक्यूल है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, पर एक पिद्दू से बैक्टीरिया के अंदर क्या कोई स्टोरिंग स्ट्रक्चर है? बताओ, क्या एक पिद्दू से बैक्टीरिया के अंदर कोई स्टोरिंग स्ट्रक्चर होता है? तो आपका जवाब होगा नहीं मैम, उनके पास तो नहीं होता, तो उनको छोड़ दें लावारिस, हम क्या करें उनके साथ? तो बेटा भगवान ने उनको बोला कि तुम्हारे अंदर जो भी मटेरियल है ना, तुम उसे इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर करके रख लो। अब भाई तुम कैसे करोगे? तो हमने बोला कि तुम बना लो इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडीज कुछ नहीं होती, ये राउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में है जो कि चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। बहुत सारे टाइप की इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। ऐसे ही ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं? गैस वैक्यूल। क्या पाए जाते हैं? गैस वैक्यूल, जो कि गैस के साथ कुछ पिगमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में होता है? अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता। सेंट्रियोल किस में होता है? सेंट्रियोल जो होता है ये आपके एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ये आपका सीलिया फ्लैजिला वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस। अभी सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑप्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक, भाई तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रिपीटेड आ रहे हैं? दैट इज व्हाई इट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको आने वाला सवाल हो सकता है ना बने, क्योंकि आप देख रहे हो सेम टाइप के मैच द कॉलम, न्यूक्लियोलस पे सवाल, राइबोसोम पे सवाल, सेम टू सेम, एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो लगाना बहुत जरूरी है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की करता है लिपिड, रफ प्रोटीन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है। देखो यार सीधी बात है, प्रोटीन में ग्लूकोज जोड़ना है, कौन जोड़ेगा? गोल्गी। लिपिड में ग्लूकोज जोड़ना है, कौन जोड़ेगा? गोल्गी। ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइडेशन दोनों वही करता है। ठीक है, सेंट्रियोल क्या करता है बेटा? सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराता है। सेंट्रियोल बेसल बॉडी में भी होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन में भी होता है, स्पिंडल फाइबर में भी होता है। तो फर्स्ट का की है रे बेटा, फर्स्ट का 2 है, राइट आंसर मुझे मिल चुका है, वैसे तो मुझे ज़्यादा देखना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प इन द मेंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम? हाय बताओ, याद रखना बेटा, राइबोसोम की 2 यूनिट्स होती हैं, एक होती है लार्ज यूनिट और दूसरी होती है स्मॉल यूनिट। ये लार्ज यूनिट है ना, ये लार्ज यूनिट और ये स्मॉल यूनिट, ठीक है, ये लार्ज यूनिट और ये स्मॉल यूनिट दोनों आपस में तब तक नहीं जुड़ सकती जब तक इनके बीच में क्या ना आ जाए? मैग्नीशियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 में आया। मैग्नीशियम आयन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसोसिएशन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड? प्रोटीन में ग्लूकोज जोड़ना है, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, लिपिड में प्रोटीन जोड़ना है, लिपिड में ग्लूकोज जोड़ना है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? गोल्गी बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल, ओए होए, किसी भी क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर अगर मिडिल पे है, ये इसकी पी आर्म हो गई, ये क्यू आर्म हो गई, तो एटा कौन कहलावे? एटा बेटा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये कौन सा है बेटा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आई बात? देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें PYQ करा रही हूँ, इस चैनल पे बहुत सारे सेशंस और भी पड़े हुए हैं बायो के हर सब्जेक्ट के, और अगर आप ऐसे ही किसी बेहतरीन सेशन के तलाश में, तो यू हैव द सो मेनी बैचेस। अगर आप सोचते हो कि मैम आप कौन से बैच में पढ़ाती हो, मैं न्यूट्रॉन 3.0 में पढ़ाती हूँ, अभी आपके लिए क्रैश कोर्स भी आ गया, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई सीधी बात यह है कि हम लोगों ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, तो जिस बच्चे को पढ़ना है वो तो पढ़ेगा, और जिनको नहीं पढ़ना है बेटा उनका तो भगवान कुछ नहीं कर पाया। तो कुछ बच्चे जो है आउच आउच बहुत करते हैं, ठीक है, हमें ये दे दो। मतलब जब मैं 3.0 में पढ़ाती हूँ तो उनका कहना 4.0 क्यों नहीं देते, 4.0 ला देंगे तो बोल देंगे 5.0। कुछ बच्चों को नहीं ही पढ़ना है, उनका जो औचित्य ये है कि उन्हें नहीं पढ़ना है, पर जिन्हें पढ़ना है वो तो बेटा, मैं कहती हूँ ना, जिनको पढ़ना है, जिनको सिलेक्शन देना है, वो यूट्यूब के लेक्चर से भी सिलेक्शन दे देते हैं। फिर तो आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने बैचेस लाते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, उससे भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या कहलाता है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनेल्स दैट इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है बताओ भाई? न्यूक्लियस से जुड़ी चीज़ें हम लोग क्या बनाते हैं? हाँ जी बताओ जल्दी से। न्यूक्लियस से जुड़ी चीज़ हमने क्या क्या बनाई है भाई? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से हम क्या बनाते हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट नीचे क्या होता है? गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी से हम क्या निकालते हैं? वैक्यूल और लाइसोसोम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, और माइटोकॉन्ड्रिया कहीं नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ दो, जो बचा ये। तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ से बनेगा स्मूथ, स्मूथ के बाद गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी के से निकलेंगे 2, बड़ा वाला वैक्यूल, बड़ा वाला वेसाइकल वैक्यूल, छोटा वाला लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ठीक है, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पजेस द कंस्पीशियस न्यूक्लियस एंड द यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, यही राइट ऑप्शन है। मैच्योर सीव ट्यूब जो कि फ्लोएम का कंपोनेंट है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है भी है कि भाई ऐसा कौन सी सेल्स होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी सेल है बेटा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता और आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब अपने बाजू वाली पड़ोसी के कंपेनियन सेल का ही न्यूक्लियस का सारा काम ले लेती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चन, वही। क्रिस्टी क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थाइलाकॉइड क्या है? डिस्क शेप्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर क्या होता है? ये सेंट्रोमियर है, तो जहां क्रोमोसोम पहली बार दबता है उसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी जहां दोबारा दबता है ये होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इससे क्या लगा होता है बेटा? सैटेलाइट। याद करो,
पढ़ा चुकी हूँ मैं। इससे क्या लगा होता है बेटा, सेट ए लाइट, एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। सिस्टर्नी क्या होती है बेटा, सिस्टर्नी जो सैक होते हैं गोल्गी बॉडी के, बताया मैंने आपको, उसे कहते हैं सिस्टर्नी। तो फर्स्ट का है 3, फर्स्ट का है 3, राइट आंसर इज 3, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट, बताओ भाई। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोट में ओनली आरईआर होता है, प्रोकैरियोट में आरईआर कहाँ से आ गया भाई, प्रोकैरियोट किसी भी सेल में, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, ऊ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से आएगा। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहाँ से बाइंड करोगे, अपने हाथ से बाइंड कर दोगे क्या, कहाँ से बाइंड करेगा कालिया, बताओ तो कहाँ से बाइंड करेगा, ठीक है। तेरे हाथ कट चुके हैं, तेरे पास नहीं है कुछ, ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटाओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो बाइंड कहाँ से करोगे, ठीक है। तो ये है इसके लिए इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट, क्रोमोसोम पे पूछा गया है, ये भी हमने कर लिया। मेटासेंट्रिक जिसमें दोनों आर्म्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर इन द मिडिल, फर्स्ट का 3 है, मुझे आंसर मिल चुका है पर फिर भी और देखते हैं, मैंने क्रोमोसोम बता दिया। अगर आपने सेंटर से थोड़ा ऊपर लिया है ना, सेंटर से थोड़ा ऊपर लिया, ठीक है, तो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, ये कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक। अगर आपने सेंट्रोमियर बिल्कुल ही एंड पे ला लिया, दिस इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्या है, एट द टर्मिनल एंड, एट द टर्मिनल एंड, ठीक है। और एक्रोसेंट्रिक ये पीच बहुत छोटी हो गई और क्यू इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज द डी। क्रोमोसोम पे सवाल आता है बेटा, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर हमें क्रोमोसोम को देखना है तो सेल डिवीजन की कौन सी फेज में देख सकते हैं। अगर मुझे क्रोमोसोम देखना है मेरे राजकुमार और राजकुमारियों, तो हम किस फेज में देख सकते हैं, कौन सा ऐसा फेज है जहाँ पर हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं। और फिर उनकी शेप देखनी है तो हम कौन से उसमें देख सकते हैं, बताओ जल्दी से, है ना। ये कमेंट सेक्शन 2 सवाल पूछे हैं मैंने आपसे आज, ये मुझे दोनों तीनों सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन, कौन से होते हैं बताओ, कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन, बताओ। मोटिलिटी, सीलिया फ्लैजिला है, उसमें होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, मोटिलिटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ए एंड बी, अच्छा क्या है, नॉट द पार्ट ऑफ, ए एंड सी दिया है क्या, और कौन नहीं है, पेरोक्सिसोम, ACE, राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किए बहुत ही कम समय पे बेहतरीन तरीके से द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द सेल, द यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। क्या देखा आपने, क्यों करवाया मैंने ये क्वेश्चन, आपने सोचा कभी, सोचा। मेरा औचित्य ये है कि आप ये देखो कि रिपीटेड सालों में सेम टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुमको कोई भगवान ने एक स्पेशल संरचना गढ़ के नहीं भेजा है कि तुम भाई तुमको हम हीरे मोती का बना के भेजेंगे और तुम्हारे लिए कोई अलग टाइप का सवाल, ऐसे ही सवाल आते हैं। इसलिए आपको हर चैप्टर का PYQ करना मेरे प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। और जब तक आप इस क्लास में बैठे हैं कोई गुंडा कान नहीं हिलाएगा, उसका कान काट दिया जाएगा, ठीक है। So this is all about the PYQ. I hope you learn and enjoy the session. Please comment below कि आपको ये सेशन कैसा लगा और मुझे बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा लेके आए। टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ते जरूर रहना, क्योंकि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। बिना क्वेश्चन किए भगवान का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, फिर हम तो छोटे मोटे इंसान हैं। समझ में आ गई बात, ये छोटी सी बात के साथ मैं अपना सेशन खत्म करूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।